Resilience Law Academy. सो इन द लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कि नॉन डिस्क्लोजर, हमने आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम को डिस्क्लोज नहीं करना, एज इन ये जो प्रोसीजर है ना, सेक्शन 23 पे हम थे इन द लास्ट क्लास. प्लीज टेक आउट सेक्शन नंबर 23. और ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 23 जो है दैट इज टू बी रेड विद सेक्शन 72 ऑफ BNS. अर्लियर यही जो था दैट वाज 228 कैपिटल A ऑफ IPC. ये हरियाणा जुडिशरी में फेवरेट क्वेश्चन होता है. हरियाणा में वैसे तो पॉक्सो नहीं आता, बट IPC के पेपर में, IPC के प्री में खास करके, जो प्री का आपका पेपर होता है ना, उसमें IPC के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये आप जो प्रोविजन है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम यू विल सी एन नंबर ऑफ टाइम्स. अगर आप थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको IPC क्लास में ही होगा तभी आपने सॉल्व करना है. वॉट एवर नॉलेज यू अर्लियर हैड आप सॉल्व करिए अपने पेपर्स. वो तो सब्जेक्ट जब रोटेशन में आएगा वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा विदाउट एनी डाउट, आयोटा ऑफ डाउट. बट वो फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू होते हो तो आपको पता लगता है कि सेक्शन 228A ऑफ द IPC दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम प्रीलिमिनरी. और इसका जो पहला प्रोविजन है दैट इज 72 ऑफ द BNS. तो ये हमने सेक्शन 23 को उसके साथ रेड विद करना है. ठीक है, ओके. एक केस मेरे को मिला था, आई फाउंड अ केस दैट इज निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब ये देखो इसमें क्या होता है. देयर वॉज एन एक्स हु वॉज अक्यूज्ड. इसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है पहले A के ऊपर कमिट किया और फिर B के ऊपर कमिट किया. बोथ आर चाइल्ड, ये दोनों चाइल्ड विक्टिम्स हैं. So two separate victims. However, accused is one common person, one same person. अब the question before the court was कि इसमें ना 2 FIR जो है वो फाइल हुई थी. एक जो है वो A ने फाइल की थी या A के गार्डियन ने फाइल की होगी, लेट्स सपोज उसके कोई पेरेंट है उन्होंने फाइल कर दी, और एक B ने फाइल की थी अंडर द पॉक्सो. द क्वेश्चन वाज कि क्या इन दोनों केसेस का ट्रायल जॉइंट हो सकता है. Can there be a joint trial of these two FIRs which are separate FIRs filed by the two separate victims, that is A and B. तो क्या इनका हम कॉमन जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं, दैट इज एक ही ट्रायल में हम इनको कंबाइन कर सकते हैं. दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट. अब अगर आपने थोड़ा सा CRPC पढ़ा हो, और वैसे भी एज अ जनरल रूल यही होता है कि हर एक जो सेपरेट विक्टिम है उसके ऊपर एक सेपरेट जो है वो चार्ज फ्रेम होता है और हर चार्ज के ऊपर सेपरेट ट्रायल होता है. दिस इज अ जनरल रूल कि इफ देयर इज वन विक्टिम अ सेपरेट चार्ज विल बी framed upon that particular victim and a separate trial will be conducted upon that particular charge. चार्ज के ऊपर ही ट्रायल जो है आपका कंडक्ट होता है. अब इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल कि मान लो द ऑफेंस वाज कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, कि एक ही ट्रांजैक्शन में जो है आपका ऑफेंस कमिट हो गया. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो अक्यूज्ड पर्सन है दैट इज एक्स, यहां से लेके दैट इज 1 जनवरी 2025 से लेके उसने 31 दिसंबर 2025 तक 1, 2, 3 अगर उसने 1, 2 and 3 ऑफेंसेस अगर कमिट करता है तो एज पर सेक्शन 219 ऑफ द CRPC हम इन तीनों चार्जेस को ज्वाइंट कर सकते हैं इन द वन कॉमन ट्रायल. लेकिन प्रोवाइडेड क्या है कि ये जो जितने भी ऑफेंसेस हैं दे आर कमिटेड इन द ड्यूरेशन ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर, दैट इज विद इन द स्पेस ऑफ 12 months. दिस इज अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ प्रीलिमिनरी. और वहां पे आपको ये पूछते होते हैं कि हाउ मेनी ऑफेंसेस आर कंबाइंड इन वन सेपरेट ट्रायल, तो योर आंसर विल बी ओनली 3 से ज्यादा नहीं.
ठीक है। एक होगी इसकी एक्सेप्शन क्या है जनरल रूल की, द ऑफेंस वाज कमिटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ए जो है वो बी का मर्डर करने जा रहा था बाय वे ऑफ शूटिंग, पॉइजन नहीं शूटिंग, हम कॉमन एग्जांपल लेकर चलते हैं। उसने गन प्रोक्योर की, लेकिन गन प्रोक्योर तो उसने कर लिया, वो उसको उसके घर गया लेट्स सपोज उसको मारने के लिए, उसने डायरेक्टली उसको शूट नहीं किया, रादर उसने ही गेव अ बट ब्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गन, उसने गन से उसके हेड के ऊपर वार किया, दैट इज चोट दे दी उसको, बट ब्लो दे दिया, तो ही हैज कमिटेड ग्रीवियस हर्ट ओवर देयर, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, जो विक्टिम है दैट इज बी, वो अनकॉन्शियस हो गया। अब व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस तब इसने उसके ऊपर शूट कर दिया एंड अल्टीमेटली बी डाइड। अब दीज आर द टू ऑफेंसेस, मैंने एक ट्रांजैक्शन ली मर्डर की, एक तो उसने मर्डर कमिट किया ही किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसने ग्रीवियस हर्ट भी कमिट किया। अब रूल ये कहता है, जो एक्सेप्शन है वो ये कहती है कि सेम ट्रांजैक्शन में कोई भी ऑफेंसेस हुए हैं, चाहे इसने मान लो मर्डर के बाद चोरी भी क्यों ना की हो, उन सब का आप एक कॉमन ट्रायल में जॉइंडर ऑफ चार्जेस कर सकते हो, दैट इज द लॉ। वैसे जनरल रूल क्या कहता है कि हर एक चार्ज के ऊपर सेपरेट ट्रायल चलेगा, तो ऐसे देयर विल बी 3 ट्रायल्स, एक होगा मर्डर का, एक होगा ग्रीवियस हर्ट का, और तीसरा होगा थेफ्ट का, तो दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, that will unnecessarily result into the multiplicity of proceedings also. To curb that particular situation, legislature ने एक प्रोविजन बनाई है एज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन कि आप एक ट्रांजैक्शन में जितने भी ऑफेंसेस हुए हैं आप उनका जॉइंडर कर सकते हो। एक एक्सेप्शन तो ये होगी दैट इज सेम ट्रांजैक्शन, और दूसरी ये है कि विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के बीच में अगर उसने एक ही तरह के ऑफेंसेस, सेम नेचर ऑफ ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं, लेकिन कितना होना चाहिए वो सेम नेचर ऑफ ऑफेंसेस, ओनली 3, तब आप उनको एक ट्रायल में ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, विक्टिम चाहे जितने मर्जी हो, अब मान लो उसने तीसरा जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सी के ऊपर कर दिया, तो 3 ऑफेंसेस हो गए, 1 विद ए, 1 विद बी एंड 1 विद सी, तो दिस 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कैन बी कंबाइंड इन वन पर्टिकुलर ट्रायल। ये जो है आपकी सेकंड एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारी एक्सेप्शन है, when we will study BNSS, जब मैं आपको चार्ज पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। अब द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज कि यहाँ पे दो जो है सेपरेट FIRs जो हैं वो फाइल होती हैं, एक ए ने करवाई और एक बी ने करवाई, और ये जो उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है विद इन 12 मंथ्स किया था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर निपुण सक्सेना वाले केस में उसने 2 दिनों के बीच में कर दिया था, तो नेचुरली यहाँ पे एक अक्यूज्ड का, उसके अगेंस्ट अगर 2 सेपरेट FIRs हुई हैं, उनका 2 है जो जॉइंट ट्रायल हो सकता है, दैट कैन बी वेरी वेल डन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219 ऑफ द CRPC, दैट इज परमिसिबल। सेम काइंड ऑफ ऑफेंस होना चाहिए, कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के समय में उसने वो ऑफेंस कमिट किया हो, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ओनली 3 मंथ्स, सॉरी 3 ऑफेंसेस, यहां पे तो उसने 2 ही किए थे। अब माय क्वेश्चन नेक्स्ट टू यू इज कि यहां पे हम CRPC के प्रोविजन को क्यों इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है, वो आप पढ़ोगे ना सेक्शन 31, वहां पे आपको क्लियर होगा कि जो सारी प्रोविजंस हैं, ट्रायल जो चलेगा पॉक्सो एक्ट का, वो सारा CRPC के अकॉर्डिंग ही चलेगा। नाउ इट इज BNSS प्लस 42 कैपिटल A है, वो भी मैंने आपको बताया था कि पॉक्सो इज नेवर रेड अलोन, इट हैज टू बी रेड विद सम अदर ऑफेंस क्रिएटिंग स्टैट्यूट, सम अदर लॉ, और अदर लॉ में आप IPC तो रेड विद करते ही हो, BNSS भी करोगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस से सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी थी, एज इन एक गाइडलाइन इशू की थी कि यहां पे जो 2 सेपरेट FIRs हैं, इवन दो द विक्टिम आर डिफरेंट, लेकिन इट इज कमिटेड बाय वन पर्टिकुलर अक्यूज्ड, एक ही अक्यूज्ड ने वो कमिट की होनी चाहिए। 2 अक्यूज्ड होंगे वो तो बात ही अलग होगी, एक्स ने किया एक ऑफेंस, वाई ने किया दूसरे ऑफेंसेस, तो वो तो अलग ही चीज होगी। अब एक अक्यूज ने 12 महीने के टाइम में 3 ऑफेंसेस अगर कमिट कर लिए तो उसका जॉइंडर हो सकता है, द ट्रायल जो ऑफेंसेस हैं, चार्जेस हैं, दैट कैन बी जॉइंट इन वन पर्टिकुलर ट्रायल, ठीक है। अब चाहे विक्टिम एक हो या फिर कोई और हो, एक से ज्यादा भी हो, देन ऑल्सो, बट प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, 12 महीने में सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंसेस जो है वो कमिट करने पड़ेंगे, देन ओनली द जॉइंडर विल बी परमिसिबल, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो दिस वाज निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, इट इज इंपॉर्टेंट केस।
लिख लो इसको थोड़ा सा। लेकिन इससे पहले एक और केस है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आई हैव फाउंड वन मोर जजमेंट। काफी सारे इसके ऊपर तो आती रहती है। एक और केस लिखिएगा प्लीज। हरिदेव आचार्य एलियस प्रणवानंद वर्सेस स्टेट एंड सिटी दिल्ली, 2021 दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट। हरिदेव आचार्य, ये देव है, देवी नहीं, देव आचार्य एलियस प्रणवानंद PRANAVANAND प्रणवानंद वर्सेस स्टेट एंड सिटी दिल्ली। इसमें क्या हुआ था, अक्यूज्ड एक्स ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया ए पे और रेप कमिट कर दिया बी पे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज अंडर पॉक्सो, रेप इज अंडर आईपीसी। क्या इनका जॉइंडर हो सकता है? वेदर जॉइंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर टू ऑफेंसेस, और मान के चलो आप कि इट वाज डन विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर। 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में एक्स ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया ए के ऊपर, रेप कमिट किया। अब माइंड यू, रेप में जो विक्टिम है दैट इज ओनली वुमेन। रेप में जो विक्टिम है सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल होती है। तो कैन दिस बी जॉइंट? क्या इनका जॉइंडर अलाउड है? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज सिमिलर नेचर के हैं। सिमिलर नेचर के हैं। कौन सी नेचर के हैं? बोथ आर द सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब यह भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही लॉ में होने चाहिए, कि दोनों मान लो कि विक्टिम है, उनके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एज इन पॉक्सो के अंडर ही कमिट हुआ हो। रिक्वायरमेंट क्या है? सिमिलर नेचर। अब सिमिलर नेचर चाहे वो एक लॉ के अंदर हो और मोर लॉज के अंदर हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो इसमें रेप वाला ऑफेंस भी और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला ऑफेंस भी कंबाइंड किया जा सकता है, बिकॉज सिमिलर नेचर के हैं। कौन सी नेचर के हैं? बोथ आर सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, बोथ आर सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो जॉइंडर इज अलाउड हियर ऑल्सो। लिखेगा प्लीज, अब लिखेगा। पॉक्सो इज साइलेंट ऑन वेदर, पॉक्सो इज साइलेंट ऑन वेदर two separate incidents can be combined in, two separate incidents can be combined in a single trial, in a single trial, full stop. The provisions of CRPC or BNSS, the provisions of CRPC or BNSS will apply allowing joint trial, will apply allowing joint trial if the offenses were committed during the same transaction. If the offenses were committed during the same transaction. Full stop. This can be one instance. This can be one instance. Full stop. Section 219 of the CRPC, Section 219 of the CRPC allows a person who commits three similar offenses within a 12-month period, to be prosecuted at the same time, and because both offenses are punished under the same section, of POCSO, section of POCSO, they would
constitute the offenses of similar nature. They would constitute the offenses of similar nature. Full stop. It can also be said that both were committed during the same transaction. Both were committed during the same transaction if the other requirements of same transaction, if the other requirements of section 219 of CRPC, section 219 of CRPC are complied with. Full stop. ठीक है, तो एक इंस्टांस क्या हो सकता है कि अगर वो सिमिलर ट्रांजैक्शन में हो, अब मान लो कि टू जो विक्टिम्स हैं ए एंड बी, वो लेट सपोज कि एक ही जगह पर बैठे थे, एक्यूज ने बेलाफुस लाके पहले ए के साथ पीएसए कर दिया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, फिर बेलाफुस लाके बी के साथ कर दिया, तो एक और रिक्वायरमेंट होती है 219 की कि वो सिमिलर ट्रांजैक्शन में भी होने चाहिए। सिमिलर ट्रांजैक्शन मींस कि कोई भी ब्रेकेज ना हो इन बिटवीन, कि लेट सपोज आपने ए के साथ पहले कर दिया, फिर नेक्स्ट डे आपने बी के साथ कमिट कर दिया, फिर तो ब्रेक होगी ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, दैट इज हाईली फैक्ट डिपेंडेंट। ये कंप्लीटली सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप कब मानोगे कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो कब स्टार्ट हुई है और कब वो एंड हुई है। क्या जो विक्टिम है और क्या जो अक्यूज्ड है उनके ऊपर उस ट्रांजैक्शन का इंफ्लुएंस था उनके माइंड के ऊपर, दैट इज अनदर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। तब आप कह सकते हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब मान लो एक्स पर्सन ने ए के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया, अभी उसके माइंड में, अक्यूज के माइंड में भी ये कि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने ए के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है, और ए के माइंड में भी अभी यही है कि इसने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है। देयर आफ्टर कुछ ही टाइम बाद, अब ये कितना टाइम होगा दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द सर्कमस्टांसेस। लेट सपोज कि 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो वो बी के साथ कमिट कर देता है सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसको भी आप स्टिल यू विल कंसीडर इट टू बी द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। हाँ, अब यहां पे मान लो 6 घंटे 10 घंटे हो गए, तो दैट इज टू मच टाइम पीरियड। अब नॉर्मल आप कॉमन लैंग्वेज में यहां पे ये अज्यूम करोगे कि यहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो ब्रेक हो गई जब उसने 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे बाद बी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया, ट्रांजैक्शन वाज ब्रोकन। बट ये कैसे पता लगा? हाईली सर्कमस्टांशियल, एक्सट्रीमली फैक्ट डिपेंडेंट। इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला होता ही नहीं है कि आप कब मानोगे एक ट्रांजैक्शन कब एंड हो गई और कब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई। ये आपको फैक्ट्स से देखना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में लेट सपोज कि जो अक्यूज पर्सन था, हार्डली मैटर्स फॉर हिम कि उसने एक पर्सन ए के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर दिया, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। अब यहां पे इवन वो 3 घंटे 4 घंटे बाद भी बी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करेगा, दैट इज न्यू थिंग फॉर हिम। तो अनदर ट्रांजैक्शन हैज बीन स्टार्टेड। हाँ, अगर मान लो आधे घंटे बाद कर रहा है, 1 घंटे बाद कर रहा है, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद कर रहा है, तब आप कह सकते हो कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि अभी ट्रांजैक्शन जो पिछली वाली है वही कंटिन्यू कर रही थी। ठीक है, तो ऑफेंस जो है वो सिमिलर ट्रांजैक्शन में होगा, दैट इज हाईली फैक्ट डिपेंडेंट। इसका रेलेवेंस आपको मिलता है सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, विच आर रेलेवेंट फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इसी को तो हम बोलते हैं रेस गेस्टेड, थिंग्स डन और वर्ड स्पोकन इन द सेम ट्रांजैक्शन, दैट इज हाईली फैक्ट डिपेंडेंट। वो बहुत सारा सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। कब आप मानोगे कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, कब आप मानोगे कि न्यू ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, कब उस ट्रांजैक्शन में ब्रेकेज आता है, इंटरवल आता है, अक्यूज के माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट है, विक्टिम के माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट है, जज टू जज ये बहुत डिपेंड करता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब मान लो यही केस है, एक जज इसको कह दे कि हाँ 2 घंटे बाद हुआ था, दैट वाज अ न्यू ट्रांजैक्शन, बी के साथ जब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और एक जज है वो मान लो कह दे कि नहीं, इट वाज अ पार्ट ऑफ अर्लियर ट्रांजैक्शन ओनली। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट ये तो बता देता है कि सेम ट्रांजैक्शन क्या होगा, सीआरपीसी भी ये बता देता है कि सेम ट्रांजैक्शन में जो भी ऑफेंसेस कमिट होते हैं उनका आप जॉइंटर कर सकते हो, लेकिन कब मानोगे कि वो सेम ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है, कब मानोगे कि वहां पे इंटरवल आ गया, वहां पे आके आपका सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट साथ छोड़ जाते हैं।
वहां पे आपको सर्कमस्टांसिस के ऊपर टोटली रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा केसेस देखोगे, तभी मैं बोलता होता हूं कि बुक्स आप देखो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल्स। जब आप ज्यादा से ज्यादा केस लॉस पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन से केसेस में हम देखते हैं कि एक ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हुई, कब एंड होगी। ठीक है, तो दीज आर द फैक्चुअल सिचुएशंस। जैसे इंटेंशन होती है, दैट इज ऑल्सो फैक्ट डिपेंडेंट। ठीक है, एक और कहीं पे पॉइंट बना के लिख लो, ये भी आपका प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन कि इफ द चाइल्ड इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, ये मैटर जाता है पॉक्सो में। ठीक है, स्ट्रेट अवे चाइल्ड विक्टिम। बट अगर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज अक्यूज्ड हो गया तो दैट विल गो अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और उसको हम वहां पे क्या बोलते हैं अक्यूज्ड को? चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, या इसको हम डेलिंक्वेंट भी बोलते हैं। डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंट वो पर्सन होता है लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज जिसने क्राइम कमिट किया होता है, ही इज कॉल्ड एज डेलिंक्वेंट। ठीक है, प्लस यहां पे हम अक्यूज्ड की अंडरस्टैंडिंग भी चेक करेंगे। हियर वी विल आल्सो सी द अंडरस्टैंडिंग एज पर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी, जहां पे अगर तो लेस देन 7 ईयर्स है अक्यूज्ड की एज, तब तो उसको कंप्लीट एक्सेप्शन है। 7 से 12 साल है, तब यहां पे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि उसको कितना पता था कि हाँ जो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, गुड और बैड पॉइंट सब उसको पता थे कि नहीं पता थे, तब यहां पे उसको चेक किया जाएगा। वही मैं उस दिन भी आपको एग्जांपल बता रहा था कि लेट सपोज कि 11 साल का अक्यूज्ड लड़का है, उसने चोरी की है गोल्ड की, लेट सपोज गोल्ड बिस्किट की, उसने फिर वो चोरी करके आगे जाके बेच दिया, तो यहां पे फिर उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। हाँ, उसकी लायबिलिटी जो है कोर्ट सेंटेंस जब अवॉर्ड करेगा थेफ्ट का, दैट कैन ऑलवेज गिव लेस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, लेकिन उसको कन्विक्शन तो होगी ही होगी। ठीक है, एक कल हमने सेक्शन 19 भी रीड किया था, निकालना जरा एक जरा सेक्शन 19 प्लीज। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, रिपोर्ट करनी है ऑफेंसेस, और उसका क्राइटेरिया क्या है? जब आपको एप्रीहेंशन हो, लगता हो, लाइकलीहुड हो कि ऑफेंस कमिट होने वाला है, या नॉलेज है आपको कि ऑफेंस कमिट हो चुका है, आप तब भी नहीं रिपोर्ट करते हो, तब आपकी लायबिलिटी बनती है अंडर सेक्शन 21। यस, यू आर पनिश्ड अंडर सेक्शन 21। तो सेक्शन 19 ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, सेक्शन 21 इसको पनिश कर रहा है कि अगर आपको एप्रीहेंशन थी और लाइकलीहुड थी कि ऑफेंस कमिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, स्टिल आपने रिपोर्ट नहीं किया, यू आर लायबल अंडर सेक्शन 21। और अगर तो मान लो ऑफेंस कमिट हो गया, आपको नॉलेज भी थी, स्टिल यू आर नॉट रिपोर्टिंग, इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर आल्सो लायबल अंडर सेक्शन 21। अब माय क्वेश्चन बिफोर यू इज, ओके, सेक्शन 19 पे मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि वहां पे लिखा है, ये लिखा ना फर्स्ट पैराग्राफ में क्लॉज सबसेक्शन 1 में कि नॉलेज होनी चाहिए दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, स्टिल यू आर नॉट रिपोर्टिंग। अब क्या नॉलेज सस्पिशियन हो सकता है? कैन दिस नॉलेज भी सस्पिशियन की शक था कि ऐसा ऑफेंस हुआ है? ठीक है, इसी के ऊपर एक केस आता है जिसमें यह बताया गया कि हम नॉलेज किसको मानेंगे, क्या नॉलेज को हम सस्पिशियन मानेंगे? इज इट द सेम थिंग जस्ट लाइक सस्पिशियन? ये केस का नाम लिखिए प्लीज, डॉक्टर SR टेसी जोस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2018 सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट डिलीवर की है ऑनरेबल मिस्टर AK सीकरी जस्टिस ने। ये AK सीकरी जस्टिस ने जो है जजमेंट डिलीवर की।
अब इस केस में हुआ क्या था, इस केस में के फैक्ट्स जो थे वो ये थे, एक जो विक्टिम होती है, लेट्स सपोज कि कोई चाइल्ड विक्टिम है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट होगा, या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस जो है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस मान लो, was committed on a child victim, ये फीमेल है, she was a female, इसको स्टमक पेन हुई, she was taken to hospital, हॉस्पिटल में जाके पता लगता है कि she was expecting a child, और जब इसको लाया गया हॉस्पिटल में, आप मान लो कि 10-15 मिनट बाद इसकी लेबर पेन स्टार्ट हो गई और she delivered a child, इसने एक और फीमेल गर्ल को जन्म दे दिया, फीमेल गर्ल was born in that particular case। अब इसमें होता क्या है कि ये जो चाइल्ड है, हु इज द विक्टिम, इसकी जो मदर है ना, ये हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को, उनके कह लो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, सारी नर्सिस को लाइबल कर देती है कि आपने रिपोर्ट नहीं किया ऑफेंस का, आपको पता था कि इसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो यू हैव नॉट रिपोर्टेड इट to the concerned police station, तो you are liable under section 21 of the POCSO। अब the question before you is, क्या ये डॉक्टर जो हॉस्पिटल स्टाफ है या जो नर्सेज हैं या इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, whatever these persons, can they be made liable under the POCSO? इन्होंने पहले तो चेक किया डॉक्टर ने कि हाँ द गर्ल वॉज हैविंग अ स्टमक पेन, फिर इसके ऊपर थोड़ा और क्रिटिकल एग्जामिनेशन की तो पता लगा शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, ये प्रेग्नेंट थी, 10-15 मिनट बाद ही इसने एक लड़की को जन्म दे दिया। इसी बात पे इसकी जो मदर है वो इनको लाइबल कर देती है कि आपको पता ही नहीं था, आपको पता था कि इसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, यू हैड द नॉलेज, स्टिल यू आर नॉट रिपोर्टिंग इट टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन, तो यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 21 ऑफ द पॉक्सो फॉर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस। सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पे रिपोर्ट करना कितना जरूरी हो जाता है। अब यहां पे डॉक्टर्स ने जब चेक किया उस टाइम पे हाँ उनको था कि जो गर्ल है शी इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल विक्टिम है, पॉक्सो की विक्टिम है, तो नेचुरली अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स ही होगी। अब यहां पे उनको तो पता लग गया कि हाँ इसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन क्या आप इसको कहोगे कि एक्चुअली उन्होंने रिपोर्ट नहीं की? क्या उनको मानोगे कि उनको नॉलेज नहीं थी, कि दे वर हैविंग द नॉलेज, स्टिल उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जो मदर है वो ये आर्गुमेंट कर रही है कोर्ट में। टेल मी योर आंसर, कैन यू मेक द मदर लाइबल, मदर ऑफ द कैन यू मेक द हॉस्पिटल स्टाफ लाइबल कि उनको नॉलेज थी, स्टिल दे हैव नॉट रिपोर्टेड दैट पर्टिकुलर ऑफेंस? विल यू से सो? कोर्ट ने कहा नो, दे आर नॉट लाइबल अंडर द सेक्शन 21 ऑफ पॉक्सो फॉर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस, क्योंकि कोर्ट ने कहा दीज आर द नॉट वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 19, कि आपको जब पता लगा आपने गैदर करना है, आपने पता करना है कि एक्चुअली इसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ये तो वर्डिंग ही नहीं है सेक्शन 19 की। उसकी मदर यही तो कह रही थी कि आपको पता था, आपको पता लग गया था, आपने सारी एग्जामिनेशन की थी, स्टिल यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, फिर आपने रिपोर्ट भी नहीं किया। कोर्ट ने कहा ये तो वर्डिंग ही नहीं है, वर्डिंग तो एक्चुअली ये है कि आपको नॉलेज थी, स्टिल यू हैव नॉट रिपोर्टेड, या आपको एप्रीहेंशन या लाइक्लीहुड थी, स्टिल यू हैव नॉट रिपोर्टेड, देन यू आर मेड लायबल अंडर सेक्शन 21 ऑफ पॉक्सो। यहां पे जब उसको चाइल्ड को हॉस्पिटल में लेकर आया गया, यहां पे इस पर्टिकुलर केस में उसको 9:15 बजे मॉर्निंग के at 9:15 AM she was brought to the hospital, और 9:25 पे AM पे she had given a birth to a baby girl, उसने डिलीवर कर दिया एक चाइल्ड को, 10 मिनट में इसकी लेबर पेन भी स्टार्ट हो गई थी। तो क्या मात्र 10 मिनट में आप ये मानोगे कि इनको गैदर करके रिपोर्ट भी करना चाहिए था कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को? कोर्ट सेड नो, दीज आर नॉट द वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 19। नॉलेज अलग चीज होती है, हाँ उनको शक हो सकता है, they might be having a suspicion, लेकिन suspicion is not punishable under section 19 और section 21। knowledge punishable है। knowledge means जो आपने अपने senses से perceive किया है, आपको पता है, आप उसके पूरे, वो कहते हैं ना पंजाबी चे कि मैं होशो हवास दे विच है गाना, स्टिल आपने रिपोर्ट नहीं की। अब यहां पे उनको पता था, सस्पेक्ट हो गया कि हाँ चाइल्ड लेस देन 18 ईयर्स ऑफ है एज है, तो नेचुरली इसके साथ कोई गलत काम हुआ है, स्टिल उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया,
तो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। नॉलेज को कोर्ट ने कहा कि इसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है, इसकी ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस होती है दैन अ मियर सस्पिशन। अब नेचुरली सीधी सी बात है, 16 17 या फिर 15 साल की लड़की है, उसका स्टमक पेन हो रहा है, डॉक्टर्स को यह भी पता लग गया कि हाँ शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो सीधी सी बात है कि वो अनमैरिड है, तो उनको पता होगा ना कि इसके साथ कोई गलत काम हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया। अब उनको शक था, प्रूव्ड नहीं था। अब क्या ये हॉस्पिटल स्टाफ की ड्यूटी है, वो सारी जांच पड़ताल करेंगे, वेदर दे विल इन्वेस्टिगेट कि एक्चुअली कोई ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ, सो दैट कि उनको नॉलेज हो कि यस एक्चुअली ऑफेंस कमिट हो गया था। कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन 19 रेड विद सेक्शन 21। ये मैंने आपको एक केस भेजा भी है, प्लीज टेक आउट द पैरा नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट, निकालिएगा प्लीज। नहीं बलकरण सर, मदर तो विक्टिम हो गई ना, विक्टिम हो गई मदर, तो मदर को थोड़ी पनिश करेंगे। मदर ने तो जब हॉस्पिटल लेके गई थी, नहीं, दीज आर द नॉट फैक्ट्स मेंशन्ड इन द केस कि मदर वाज रिजाइडिंग विद हर एट ऑल द टाइम्स। मदर ने तो इनफैक्ट कंप्लेंट की थी, शी वाज अ कंप्लेनेंट कि इसको एक स्टमक पेन है, आप इसको डायग्नोस करो। डायग्नोस में पता लगा कि शी वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो मदर को हम ब्रॉडली उसकी विक्टिम की कैटेगरी में डालेंगे। और आपको पता है कि सेक्शन 21 विक्टिम्स में तो अप्लाई होता ही नहीं है, विक्टिम को तो हम पनिश कर ही नहीं सकते कि हाँ उसने नहीं ऑफेंस रिपोर्ट किया। वाई? बिकॉज सोशल स्टिग्मा इज वेरी मच, ट्रॉमा बहुत ज्यादा है। ठीक है, निकालो जरा इसका पैरा नंबर 4। अब तो क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज कि नॉट कि मदर जो है वो पनिश की जाएगी, मदर तो वैसे भी पनिश हो नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो विक्टिम है। अदर सर्कमस्टांसेस में आप कैसे कह सकते हो कि उसको पनिश किया जाएगा? कोर्ट का ना वैसे इन केसेस में टिल्ट यही रहता कि अग्रीव्ड तो खुद मदर ही है, उसके बच्चे के साथ ऑफेंस कमिट हो गया, तो क्या उसको पनिश की जाएगी, पिक किया जाएगा? ठीक है, निकालिएगा प्लीज ऐसा टेसिजोस पैरा नंबर 4 देखो। आई एम रीडिंग द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन ब्रीफ इज दैट accused number 1 had raped the victim when she was a minor in the year 2016. As a result, she became pregnant. As per victim's mother, when the victim started complaining about pain in her stomach, thinking it to be some problem related to stomach, she brought her to the hospital where the appellant was working. Appellant कौन है यहाँ पे? हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, डॉक्टर वगैरह। On 7 February 2017, it was found that the victim was in advanced stage of pregnancy. पता भी लग गया कि वो प्रेग्नेंट है। In fact, soon after she was brought into the hospital, she went into labor. जब उसको लाया गया हॉस्पिटल में, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। She delivered the child. In so far as the appellant are concerned, that is hospital authorities are concerned, their role is that they attended to the victim. उन्होंने अटेंड किया था विक्टिम को, एज एन डायग्नोस किया था, सारा एग्जामिनेशन किया था। अपीलेंट नंबर 1, ये जो डॉक्टर है, is a 66-year-old lady who is a gynecologist and had conducted the delivery. इन्होंने डिलीवरी करवाई थी। Appellant number 2 is a pediatrician, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, who had attended to the baby of the victim after the delivery. Appellant number 3 is a 69-year-old hospital administrative. ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क थी। She is roped in that capacity, though she did not attend to the victim or the baby. इनको चार्ज कर लिया गया, इनको रोप इन मतलब इनके ऊपर ऑफेंसेस जो है अलेज करे गए हैं। अब कोर्ट का डिसीजन देखो पैरा नंबर 9 में, प्लीज टेक आउट पैरा नंबर 9। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाता है कि मदर को नॉलेज थी कि उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है बलकरण सर, तो हम उसको पनिश कर सकते हैं। लेकिन यहां मैंने आपके सामने क्लियरली फैक्ट्स रीड आउट किए, उसको तो सिर्फ यही लगा ना मदर को, जो कि फैक्ट्स में बताया गया है कि उसको लगा कि सिंपल एक नॉर्मल स्टमक की प्रॉब्लम है, स्टमक पेन हो रहा है उसको।
तो दैट इज डिपेंडेंट हाईली अपॉन द एविडेंसेस, जो ये प्रूव करेंगे कि एक्चुअली उसको नॉलेज थी कि नहीं थी। तब मदर की लायबिलिटी बनती है कि स्टिल उसने रिपोर्ट नहीं करवाया कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में। ठीक है, पैरा नंबर 9 देखो। The entire case set up against the appellant is on the basis that when the victim was brought to the hospital, her age was recorded as 18 years. On that basis, appellants could have gathered that at the time of conception she was less than 18 years and was thus a minor, and therefore the appellant should have taken due care in finding as to how the victim became pregnant. अब ये मदर जो है ये अलेज कर रही है, ये आर्गुमेंट दे रही है कि डॉक्टर्स को सारी गैदर करनी चाहिए थी, मीन सारी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी कि बेबी का कंसेप्शन कब हो गया। अब मान लो जिस दिन उसको लेकर आया गया उसी टाइम उसकी लेबर पेन स्टार्ट हो गई, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है कि 9 मंथ्स उस टाइम कंप्लीट हो रहे थे, तो दैट मीन्स 9 मंथ आप पीछे जाके देखो तब उसकी कंसेप्शन हुई होगी। अब मदर कह रही है ये डॉक्टर्स की ड्यूटी बनती थी इन्वेस्टिगेट करना कि उसको कब कंसीव किया गया, तब उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं की। फिर से पढ़ो। On that basis, appellant could have gathered that at the time of conception she was less than 18 years and was thus a minor. They could have gathered, वो पता लगा सकते थे, ऐसा मदर जो है वो आर्गुमेंट दे रही है कोर्ट में। The appellant should have taken due care in finding as to how the victim became pregnant. उनको पता करना चाहिए था कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, आगे पढ़ो। Fastening the criminal liability on the basis of the aforesaid allegation is too far-fetched. ये आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हो, कोर्ट ये कह रही है मदर को, इसी बेसिस पे अगर आप उसको क्रिमिनली लायबल करते हो तो। The provision of section 19(1) reproduced above put a legal obligation on a person to inform the relevant authorities whether he or she has knowledge that an offence under the act has been committed. अब वर्ड क्यों यूज किया गया? नॉलेज होनी चाहिए उसको। The expression used is knowledge, which means that some information received by such person gives him or her knowledge about the commission of the crime. ये मीनिंग बता रहे हैं। There is no obligation on this person to investigate and gather the knowledge. अब ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज का थोड़ी ऑब्लिगेशन है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर गैदर करेंगे कि कैसे ऑफेंस कमिट हुआ, as to how the offense was committed, how the girl was conceived. If at all the appellants were not careful enough to find the cause of pregnancy, as the victim was only 18 years of age at the time of delivery, but that would not be translated into criminality. तो अगर वो नहीं कर पाए तो इसको हम क्रिमिनलिटी में ट्रांसलेट नहीं कर देंगे, एज इन इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बनता है। पैरा 10 देखो। The term knowledge has been interpreted by this court in A.H. Krishnan versus State of Kerala. This is again a very very important judgment. ये IPC में बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। mean an awareness on the part of the person concerned indicating a state of mind. उसको अवेयर होना चाहिए। Further, a person can be supposed to know only where there is a direct appeal to his senses. अब नेचुरली आपको नॉलेज तभी मानेंगे ना कि अगर आपको पता हो अपील टू योर सेंसेस, आपके जो हैं 5 सेंसेस हैं वो परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तभी आपको माना जाएगा कि आपको नॉलेज है। लाइक आपने कोई देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ फील कर लिया, कुछ टेस्ट कर लिया, है ना। तो यही होते हैं हमारे 5 सेंसेस, इनसे आपको अपील होनी चाहिए। We have gone through the medical records of the victim, which were referred by Mr. Basant, our senior advocate for the appellants. The medical records, which are relied upon by the prosecution, only show that the victim was admitted to hospital at 9:15 a.m. and she was immediately went into labor, and at 9:25 a.m. she gave birth to a baby. Therefore, appellant number 1 attended to the victim for the first time between 9:15 and 9:25 on 7 February 2017. फर्स्ट टाइम तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसको 9:15 बजे मिल रही हैं और 10 मिनट में उसने बेबी को डिलीवर कर दिया। The medical records of the victim state that she was 18 years old on 7 February. Appellant number 1 did not know that the victim was a minor when she had sexual intercourse. अब उसको कैसे पता लगेगा कि वो माइनर थी एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम जब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा या उसके ऊपर कमिट हुआ होगा। पैरा नंबर 12 देखो। Appellant number 3 had not come in contact with the victim or the baby at all. जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है ना उनका विक्टिम से कोई कांटेक्ट हुआ ना उनका बेबी से कोई कांटेक्ट हुआ था इससे पहले। Being the administrator of the hospital, it was not possible for her to be aware of the details of each patient.
Considering that the victim was brought to the said hospital for the first time on 7 February, it would not be possible for appellant number 3 to be aware of the circumstances surrounding the admission of the victim. उसको कैसे पता लगेगा कि वो किन हालातों में एडमिट हुई है हॉस्पिटल में? कोई ऑफेंस उसके ऊपर कमिट हुआ था? अब उसकी मदर जो है वो तो इसी इंस्टांस पे उसको लेके आई ना कि हाँ इसको एक मामूली सी स्टमक पेन होगी. अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हॉस्पिटल अथॉरिटीज की वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के बारे में भी अवेयर हो कि कौन से हालात में जो है विक्टिम को लेकर आया गया. अब एडमिट किया गया उसको हॉस्पिटल में, उसके बाद पता लगेगा ना कि व्हाट आर द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और व्हाट आर द फर्दर प्रॉब्लम्स टू द विक्टिम. 13 देखो, the knowledge requirement foisted on the appellants cannot be that they ought to have deducted from the circumstances. तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनको जो है सर्कमस्टांसेस को ऐसे ऐसे पता लगाना चाहिए था. दे ought to have gathered the circumstances. तो हम ये नहीं कहेंगे अगर उन्होंने नहीं लगाया तो दैट मीन्स उन्होंने अपने पार्ट पे ओमिशन कर दिया. दैट इज उनको नॉलेज थी फिर भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया. दैट इज नॉट परमिसिबल. 14 देखो, Accordingly, we are of the view that there is no evidence to implicate the appellants. इनके ऊपर implication that is criminal liable करने के लिए इनके ऊपर कोई भी जो है substantial thing नहीं है. Evidence should be such which should at least indicate grave suspicion. Grave suspicion होना चाहिए, mere suspicion नहीं होना चाहिए. Mere likelihood of the suspicion cannot be the reason to charge a person for an offence. अब इस केस में तो mere suspicion था. हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उन्होंने डायग्नोस किया, मेडिकल एग्जामिनेशन किया, तो आप कह सकते हो उनको पता था, बट ग्रेव सस्पिशन नहीं था. वो ओनली सस्पिशन आप कह सकते हो. वो तो नॉर्मली किसी भी पर्सन को पता लग सकता है ना. अब लेट सपोज इनके कोई नेबर्स हों, उनको भी तो सस्पेक्ट हो सकता है. अब उन्होंने रिपोर्ट किया तो क्या वो भी ऑफेंस कमिट कर रहे हैं? अकॉर्डिंगली दीज एपिलेंट्स आर अलाउड एंड द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एपिलेंट इन द अफोरसेड सेशन केस आर हियर बाय क्वेश्ड. तो कोर्ट ने इनकी जो सारी क्रिमिनल केसेस था वो क्वेश कर दी. ठीक है, तो mere suspicion will not amount to knowledge. To implicate there has to be a grave suspicion. फॉलो करके इतनी सी बात. ठीक है, लिखेगा इसको प्लीज. As per section 19, read with section 21. As per section 19, read with section 21. It is a legal obligation upon the person to inform. It is a legal obligation upon the person to inform the relevant authorities. To inform the relevant authorities when he or she has knowledge that. When he or she has knowledge that the offence has been committed. The offence has been committed under POCSO. Under POCSO. The court observed that section 19 read with section 21 requires knowledge of such offences. Requires knowledge of such offences. Full stop. Mere likelihood of suspicion. Mere likelihood of suspicion cannot be the reason to charge a person. Cannot be a reason to charge a person for an offence under section 21. For an offence under section 21. अब जो चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, बलकरण सर का क्वेश्चन वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. क्या उनको हम लायबल कर सकते हैं चाइल्ड के पेरेंट्स को? तो मेरे अकॉर्डिंग तो हम नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज अल्टीमेटली जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स को ही तो बताएगा कि मेरे साथ सो एंड सो करके पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है. ठीक है, प्लस अगर हम इनको लायबल कर देंगे तो देयर इज अ सोशल स्टिग्मा इन द सोसाइटी. ये कहां पे स्टैंड करेंगे फिर? इनके ऊपर भी तो वही बात आ जाएगी ना कि दे विल हैव टू गिव द आंसर्स टू सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ द पीपल अराउंड देमसेल्व्स. प्लस अदर सर्कमस्टांसेस भी हमको देखने पड़ते हैं कि उनको कब इंफॉर्मेशन मिली पेरेंट्स को.
अब पेरेंट्स में नॉर्मली ये होता है कोर्ट का टिल्ट कि पेरेंट्स जो है वो तो कभी ऐसा करेंगे नहीं ना कि वो कंसील करेंगे इन्फॉर्मेशन या नॉन रिपोर्ट करेंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन को, वो तो नेचुरली रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट का टिल्ट नॉर्मली ये रहता है। लेकिन इन अ वेरी वेरी रेयर केस, मान लो कि पेरेंट्स ने कंसील कर दिया, नहीं बताया कंसर्न पुलिस स्टेशन को, तब आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, दैट इज एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन और उसको आपको फिर एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों नहीं बताया, तब हम उनको लायबल करेंगे फिर। लेकिन एज अ जनरल रूल आप अपना आंसर यही रखो कि हम इनको लायबल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स में तो दसेगा कि मेरे नाल ए वाला ऑफेंस कमिट हुआ, तो वो फिर आगे जाके रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस भी देखने पड़ते हैं, बिना सर्कमस्टांसेस के कोई भी डिसीजन नहीं ना दे सकते। ठीक है, कैसे दिखा रहे हैं आज तक भेजिए ना, और भी काफी केसेस मैंने उत्ते सर्च किए इंपॉर्टेंट। अब कल हमने रीड किया था सेक्शन 23। सेक्शन 23 भी क्या बात करते हैं कि आप आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड विक्टिम को डिस्क्लोज नहीं करोगे, है ना, विक्टिम दी आइडेंटिटी नो। एक बार सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 निकालना प्लीज। प्रोसीजर फॉर मीडिया, दैट इज मीडिया वाले पर्संस, 23 सब सेक्शन 2। हाँ, नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज। अब मीडिया की कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो इंटरनेट ते होवे, ईमेल ते होवे, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट होवे, टीवी ते होवे, न्यूज़पेपर च होवे, कोई भी रिपोर्ट shall disclose the identity of the child including his name, address, photograph, family details, school, neighborhood or any other particulars which may lead to the disclosure of the identity of the child. So that means ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह गल बड़ी बारी कही है कि चाइल्ड एक बार ही नहीं बार बार विक्टिम बनेगा, फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों के फिर क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाइल्ड विल हैव टू फेस द क्वेश्चंस ऑफ सो मैनी पीपल। लेकिन प्रोवाइजो देखो कि कहता है, प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द स्पेशल कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस। हुण ਇਹ 'ਚ नॉर्मली कोर्ट ऑफ सैशन नहीं होंदा, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ नेम की देने कोर्ट ਨੂੰ, कोर्ट स्पेशल कोर्ट competent to try the case under the act may permit such disclosure if in its opinion such disclosure is in the interest of the child। तो अगर कोई चाइल्ड का इंटरेस्ट जो है बेनिफिट है वो सर्व हो रहा है तो फिर तुसी अलाउ कर दोगे कोर्ट में। ठीक है, एक केस लिखना है उत्ते, संपूर्ण बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। संपूर्ण बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टू 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली जिहड़ा है ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाल डील करता है। पॉक्सो नूं हमेशा तुसीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाल ही रीड करते हो। मेरा तो मन सी कि मैं तुहानूं उही अगे पढ़ादा, बट तुसी क्या आर्बिट्रेशन पढ़ाना है? पढ़ना चाहोगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्या आर्बिट्रेशन पढ़ना है? चलो, ये बेसिकली केस डील करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाल बेहुरा। हुण इस केस च की होया सी, व्हाट वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर केस? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट च ना जिहड़ा चाइल्ड होंदा है, अगर उहदे नाल कोई जुवेनाइल क्राइम कमिट कर रहा उन्होंने आपां कहने चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जुवेनाइल अगर किसी चाइल्ड के नाल ऑफेंस कमिट कर रहा हु इज ऑल्सो लैस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, जिहड़ा विक्टिम है उसकी भी उम्र भी 18 साल तो घट है लेकिन विक्टिम है, उन्होंने आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट च चाइल्ड विक्टिम ना बोल के की बोलते हैं
चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और ये जो अक्यूज्ड परसन है ਉਹਦੀ ਉਮਰ भी 18 साल तो घट है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਲਾਅ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ 2-3। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ, ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਵਿਕਟਿਮ, ਹਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਬਿਹਾਰ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੌਇਸ ਦੇਖਾਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਕਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਾਸ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਲਾਇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੀ ਇਮੇजेस ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्या इनकी लाइबिलिटी बनती है अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, ये डिस्क्लोज नहीं होने जरा तो नॉर्मली वीडियो शूट की। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਹਾਊਸ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਸਟਿਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਓਨਲੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਵਿਕਟਿਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਪਸਿਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਿਲ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦ ਵਿਕਟਿਮ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਹੈਵ ਪੋਸਟਡ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਓਫੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਜੁਵੀਨਾਈਲ। ਸਟਿਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਵਿਲ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ। ਸੰਪੂਰਨ ਬੇਹੁਰਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਰਕੂਲੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
फॉलोड? तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देती है, दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट। ये सेम गल एक होर केस कही गई सी, लेकिन वो आईपीसी का केस है। भूपेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आही सेम गल कही गई सी, लेकिन वो आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट दे विच कही गई सी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीसी 2003 सुप्रीम कोर्ट, कि इन नो सर्कमस्टांसेस द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम कैन बी डिस्क्लोज्ड। ठीक, एक होर केस देखो ये उत्ते ही है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ते। लेट्स सपोज एक पर्सन एक्स है, ठीक है, ही इज अक्यूज्ड, इन्ने सोशल मीडिया ते एक फोटो पोस्ट करती, ही है पोस्टेड अ फोटो, और वो फोटो दे विच एक रेप विक्टिम सी अपने टॉन क्लोथ्स दे विच, फटे हुए कपड़े सी ਉਹਦੇ, रेप विक्टिम टॉर्न क्लोथ्स। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस लगते हैं अंडर सैक्शन 23 पॉक्सो, कि इन्हें डिस्क्लोज करता आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। ये जो एक्स पर्सन है ये कंटेंड करता है, दैट इज आर्गूमेंट करता है कोर्ट के विच कि मेरी इंटेंशन बोनाफाइड सी, मैं सरकार तक यह मैसेज कन्वे करना चाह रहा सी कि देखो किस बुरे तरीके दे नाल इस विक्टिम के उत्ते रेप कमिट किया गया, तो माई इंटेंशन वॉज अ बोनाफाइड इंटेंशन, मेरा डिस्क्लोज करके कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं सीगा चाइल्ड विक्टिम को। ठीक है, कोर्ट ने कहा योर इंटेंशन इज इमटीरियल, वो साडे लिए मायने ही नहीं रखते, बेशक तू मैलाफाइड इंटेंशन के नाल भी क्यों ना करता हो, स्टिल यू आर लायबल अंडर सैक्शन 23 पॉक्सो। ठीक है, केस का नाम है सुधरीश कुमार SR वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2017 केरला हाई कोर्ट। ठीक है, तो इवन दो दी गुड इंटेंशन सी वही सेम मुजफ्फरपुर वाला केस संपूर्ण बेहुरा। सुधरीश कुमार SR वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, मीडिया जो वर्ड लिखा ना, प्रोसीजर फॉर मीडिया इन सैक्शन 23, किसी भी टाइप का मीडिया हो सकता है, इट कैन बी आइदर इन प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे होवे कोई भी FB इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ईमेल कुछ भी। ठीक है, तो उन्होंने सारे के वास्ते प्रोसीजर है कि तुसी आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम डिस्क्लोज नहीं करनी। सैक्शन 24 पढ़ देना। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द चाइल्ड 24 जिहदे नाल ऑफेंस कमिट होए उन्हें स्टेटमेंट भी तो रिकॉर्ड करवानी है। केड़ा प्रोसीजर आप फॉलो करांगे? CRPC वाला 164 दे विच होंदे है ना स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड, वो वाली देखना। Recording of statement of child. The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at a place where he usually resides. अब इतने बेशक ही लिखा है लेकिन इतने she भी आएगा क्योंकि पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है। Where he usually resides or at a place of its choice. ठीक है, आ तीनों चीज़ां मार्क कर लो, पीटी चाहनी है थोड़े।
ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਚੋਇਸ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ ਬਾਈ ਅ ਵੂਮਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨਾਟ ਬਿਲੋ ਦ ਰੈਂਕ ਆਫ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ यानी लेडी सब इंस्पेक्टर ही ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਰੈਂਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿੰਨੀ द पुलिस ऑफिसर while recording the statement of child shall not be in uniform civil dress ਚ ਹੋਣਗੇ the police officer making the investigation shall while examining the child ensure that at no point of time the child shall come in contact in any way with the accused तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस ऑफेंस की पॉक्सो दे ध्यान रखना इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने कि चाइल्ड और विक्टिम का कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके ना हो लेकिन TIP च ते होंदा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एविडेंस पढ़िया की होंदा उच्चे पर उच्चे दे कॉन्टैक्ट दे विच आंदा अंडर सैक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होंदी है ये किस तरह होंदी है पहली गल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन करवांदा है शनाख्त कर दे पुलिस करवाएगी शनाख्त टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सैक्शन 9 दे विच एक रेलेवेंट फैक्ट है एक रेलेवेंट फैक्ट है वन रेलेवेंट फैक्ट ओनली ठीक है शनाख्त करवाती है इस्टैब्लिश की करना आप आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस पर्पस TIP का की है टू इस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड फैक्ट इन इशू फैक्ट इन इशू की होंगे ऑफेंस इत्थे ऑफेंस की होएगा ऑफेंस अंडर पॉक्सो यही पर्पस होंगे TIP का हाँ एक है बस एक रेलेवेंट फैक्ट है दिस इज वन रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 9 एक TIP और एक प्ली ऑफ एलिबाई टू मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ PCS पंजाब जुडिशरी बहुत बारी पूछे गए मेन्स TIP एंड प्ली ऑफ एलिबी वो 11 च होंदी है तो ये 9 च होंदी पुलिस करवाती है इट इज डन बाय द पुलिस की होंदा TIP का प्रोसेस हाँ जी जो अरेस्ट हो जाती है अक्यूज्ड दी हाँ हाँ वो जो होंदा है मैमो जो बनता आइडेंटिफिकेशन रिसिप्ट कह लो या मैमो कह लो वटएवर किस तरह होंदी है हाँ अरेस्ट तो बाद ही होएगी उन्हें च बेसिकली की करते हैं ना अक्यूज्ड पर्सन है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ रलते मिलते 8-10 जाने होर ले आते ठीक है इस अक्यूज्ड पर्सन ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ 8-10 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ हाँ हाँ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ फिर उस टाइम पे ये को शनाख्त करवाई जाती विक्टिम तो कि हुण पछाण ये वही सी दो बारी होंदी है कि थाने च भी होंदी है कोर्ट च भी होंदी है लेकिन वैल्यू कितनी ज़्यादा हैगी है कोर्ट वाली जी मैजिस्ट्रेट के सामने जी होंगी ये हले दस रहे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इस तरह होंदा है ये जजमेंट के विचों मैं सारी गल्लां दस रहा तुहानूं ये बुक्स च नहीं मिलूगियां तुहानूं ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उहदे विच प्रोसैस दिता गया बड़ा वधिया
ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸੂਗਾ, CRPC ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। CRPC ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਜਾਂ 53 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਕਿ 57 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਚਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਿਕਟਿਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ IGD DSP ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਟਐਵਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਿਕਟਿਮ, ਕੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, TIP ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਫੋਲੋਡ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੌਗ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, which is done in court during trial ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਬਾਕਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੂਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੌਗ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਉਹ ਹੈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ TIP, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਟਿਮ ਉੱਥੇ ਮੁਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ TIP ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਵਟਐਵਰ ਥਿੰਗਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ TIP ਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਟਰਸ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ TIP ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਇਜ਼ ਕਿ TIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਚਾਈਲਡ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ tomorrow.
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा जिहा टीआईपी बारे पढ़ के आएगा अपनी बुक्स दे विचों। Resilience Law Academy.